एवरीवन, आज हम बात करते हैं कि स्पेशल पैथोलॉजी को अगर हमने पढ़ना है तो हमने किस तरह पढ़ना है, कौन सा तरीका होना चाहिए कि वो हमें याद रह जाए और कौन सा ऐसा तरीका होता है कि उससे हम आसानी से उसको जल्दी में याद कर लें। बिकॉज स्पेशल पैथोलॉजी में बिग रॉबिन्स पढ़ें या मीडियम रॉबिन्स पढ़ें और कितनी पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, दो तरीके होते हैं पढ़ने के। एक होता है नॉलेज एक्वायर करना, दूसरा होता है एग्ज़ाम पास करना। तो नीयत हमेशा यही होनी चाहिए कि मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है और मैंने सही लेनी है, बिकॉज आई एम अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी नोबल प्रोफेशन। लेकिन एग्ज़ाम पास करना हमारी मजबूरी है, उसके बगैर हमें अच्छी जगह हाउस जॉब नहीं मिल सकती, उसके बगैर हम एक अच्छी जगह पर स्पेशलाइजेशन के लिए एलोकेशन नहीं हासिल कर सकते, उसके बगैर हमें अगली क्लास में ट्रांसफ़र कोई नहीं करेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम्स को पास करना भी ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है और कैसे करनी है, लेट्स सी। तो देखते हैं कि हमने क्या करना है कि हमें रॉबिन्स जो है वो याद रह जाएगी। पहली बात तो याद रखिएगा कि आपने बुक कौन सी पढ़नी है एज अ टेक्स्ट बुक। ये बहुत वाइज डिसीजन होता है किसी भी स्टूडेंट का कि वो पूरे साल टेक्स्ट बुक के तौर पे कौन सी बुक को चूज़ करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, और कौन सी बुक को रेफरेंस बुक के तौर पे चूज़ करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सोच के कि मीडियम रॉबिन्स इनएफिशिएंट होगी तो हम बिग को एज अ टेक्स्ट बुक चूज़ करें, वो कर लेते हैं और एंड में वो सोचते हैं कि अब हम रिवीजन कैसे करें। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो स्टूडेंट्स कोप कर सकते हैं बिग रॉबिन्स के साथ और फिर उसको एंड में रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीच बीच में साथ साथ नोट्स बनाए होते हैं, तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, दे कैन डू इट। लेकिन मैंने पर्सनली बिग रॉबिन्स को टेक्स्ट बुक के तौर पर नहीं चूज़ किया था, क्योंकि मीडियम रॉबिन्स आपकी पैथोलॉजी के लिए मोर देन एफिशिएंट है एज अ टेक्स्ट बुक। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई कमी नहीं है। कोई टॉपिक हार्डली इसमें जो थोड़ा होता है वो आप रेफरेंस बुक के तौर पे बिग रॉबिन से देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट पैथोलॉजी इसमें नहीं है। इसी तरह जैसे आज ही मैंने वीडियो अपलोड की है एफ्थस अल्सर्स की सेल्फलेस मेडिकोज पे, वो इसमें इनएफिशिएंट थे। तो ऐसे टॉपिक्स जो आपको पता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर थोड़े कम है, वो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बिग ये दिस वन इज़ मीडियम, ये मीडियम बिल्कुल भी थोड़ी नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ बल्कि मोर देन इनफ। इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ के पढ़ते हो तब भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी 100% मार्क्स के लिए हो जाती है। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, ठीक है। सो आप अपनी टेक्स्ट बुक को ना वाइजली चूज करना है। याद रखिएगा, जिनने बिग पढ़ ली है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं कह रही कि उनके लिए परेशानी की बात है, बिकॉज उनने अपने तरीके से उसको ठीक ही पढ़ा होगा और आई टेल यू कि उसको भी रिवाइज किया जा सकता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन अब जिसने अगर पढ़नी है तो यू कैन डू वेरी मच वेल विद दिस मीडियम रॉबिन्स, ठीक है। नाउ अब हमने पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अब जिसने बिग रॉबिन्स पढ़ी है पूरा साल और अब उसे ये मसला आ रहा है कि वो इसको रिवाइज पेपर से पहले कैसे करेगा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली बहुत कुछ है। तो ये अब आपने, अब अगर आपके पास 3-4 महीने है, सपोज 2 महीने आपके एग्जाम से पहले, तो आप सारे चैप्टर से एक दफ़ा स्पेशल जो पैथोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनसे गो थ्रू करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अब गो थ्रू करते हुए आप ये करना, अगर आपने पहले नहीं किया, कि आप सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो आपके पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी। जो चीज़ें पास पेपर्स में रिपीट होती है ना, आप उनको चैप्टर के शुरू में एक दफ़ा ऐसे लिख लें। सी, ये मैंने पता है क्या लिखा हुआ, सारी पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन टॉपिक्स के सिर्फ नाम है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे पूरे पूरे, वो वाले टॉपिक सिर्फ मोटे मोटे लिस्ट करनी है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। पूरे पिछले 10 साल के पास पेपर्स के ये सारे क्वेश्चन हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं चैप्टर पढ़ना शुरू करूँगी ना, तो मैंने एक नज़र इनको अपने हाथों से लिखा है। लिखना भी ज़रूरी है, ये नहीं करना कि पास पेपर की बुक खोल खोल के देखते रहना है या पास पेपर खोल के देखना है, ऐसा नहीं करना। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ याद रहती है जो आप हाथ से लिख लेते हो। ये रिसर्च है कि वो चीज़ याद रहती है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ओके गाइस। सो आपने क्या करना है, आपने लिख लिए, चैप्टर के शुरू में ही लिख लिया, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब जब आप पढ़ोगे ना, अब जब टॉपिक आपके सामने आएगा तो आपको क्लिक करेगा, ओ येस ये तो मैंने लिखा था, दिस इज़ शायद इंपॉर्टेंट। एकदम से आप फर्स्ट पेज पे आओ, ओ येस ये तो लिखा हुआ है, इसको मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो पढ़ आप सारा लेते हो, लेकिन आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हो, फोकस करके पढ़ लेते हो, इस हिसाब से पढ़ लेते हो कि येस वो एग्ज़ाम में आना है, तो वो आप याद रह जाता है। अगर आपको वो वहाँ कम लगता है, आप उसको थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेते हो, उसमें आपको कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है, सपोज करते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि मुझे पता था कि इसमें से एफ्थस अल्सर्स का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। मैंने यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा था। एफ्थस अल्सर यहाँ पर सिर्फ इतना सा इन्होंने दिया हुआ, एक छोटा सा पैराग्राफ। तो डेफिनेटली मैंने जब इसको छोटे से पैराग्राफ को पढ़ा तो मैंने कहा यार अगर मेरा एससीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे पूरी नहीं लग रही। तो मैंने क्या किया, या तो मैं नेट पे सर्च कर लूँगी या मैं बिग रॉबिन्स खोल के देख लूँगी कि क्या है। और जो एक्स्ट्रा बात उसमें थी, हार्डली 1-2 एक्स्ट्रा बातें थी, बाकी तो है ही ये इतना सिंपल सा, वो मैंने यहाँ पर साथ लिख ली, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, अगर जगह ज़्यादा चाहिए आपको, आई यूज स्टिकी नोट्स।
वहीं पर आप बात पूरी कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी बुक तैयार भी हो जाती है पूरी की पूरी, और आपको एंड में ज़रा प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब मैंने एक दफ़ा इसको पढ़ा था तो मैंने इस तरह से पढ़ लिया था। अब जब मैं रिवाइज़ करती हूँ ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो शुरू में टॉपिक है इसमें आप जैसे सपोज कर लेते हैं ये टीथ के टॉपिक्स हैं, इनकी मैंने ये हाईलाइट की हुई है डेफिनेशंस। मैं इन डेफिनेशंस को दोबारा रीड भी नहीं करती, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा रीड की थी, मुझे पता है इस टॉपिक में से ऑलमोस्ट कभी एग्जाम ओरिएंटेड कुछ नहीं आता, और मैंने पहले पढ़ ली थी, समझ ली थी, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था तो मुझे तो याद नहीं है, तो मैं इनको पढ़ के टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। मैंने इन तीनों को पढ़ा कि केरीस है, गिंगिवाइटिस है, पेरीओडोंटाइटिस है। मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि ये यार ये तीनों चीज़ों को तो मुझे पता है क्या होती हैं, फ़ौरन आगे आ गई। एफ्थस अल्सर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो एक नज़र मैं इनको पढ़ लूँगी। हर्पीस है, ओरल कैंडिडियासिस है, ये दोनों इन्फेक्शंस हम 1000 दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको मैं दोबारा पढ़ के टाइम नहीं ज़ाया करूँगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी नहीं इतने ज़्यादा आते। सो इस तरह आपने पढ़ना है स्पेशल पैथो को, ठीक है। आपको याद रखिए कि नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। जब आप पहली दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसको उस तरीके से पढ़ते हैं जो मैंने आपको अभी वीडियो अपलोड किया है कि आपने उसको 4 स्टेप्स में पढ़ें, ताकि आप पहली रीड में मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रह जाएँ। तब आपने साथ ये काम कर लेने हैं कि आप उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जब हाईलाइट कर लेंगे तो आपको दोबारा मसला नहीं होगा। यूज़ द हाईलाइटर्स, यूज़ डिफरेंट कलर मार्कर्स। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं हमेशा पहले ना क्या करती होती थी कि मैं सिर्फ एक ब्लू पेन मतलब सिंपल इस्तेमाल कर लिया, कभी कहीं पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, कहीं नहीं कर लिया। अगर आप डिफरेंट कलर्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप हाईलाइट करते हैं, आप उसको अंडरलाइन करते हैं, दीज थिंग्स मेक डिफरेंस। अब जब मैं सपोज पेपर से पहले पढ़ रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, जब मैंने पहले पढ़ा था तो इस तरह से मैंने चीज़ें हाईलाइट की थी जो मुझे पता था कि हद की इंपॉर्टेंट है, मैंने उन्हें रेड से अंडरलाइन किया हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, मैं जब उसको नज़र के सामने लाऊंगी, ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, इनको नज़र मारी, देखा, आगे कर लिया, यहाँ पर ये अंडरलाइन ये हाईलाइटेड है, ये अंडरलाइन है, नज़र मारी, आगे कर लिया, क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ना भी पढ़ूंगी गुजारा हो जाएगा। तो जब तक आप तरीका पढ़ने का ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रह सकती। एंड रिमेंबर, जब आप इस तरह पढ़ते हैं ना कि आप पास्ट पेपर्स एक दफ़ा शुरू में अपने हाथ से लिख लेते हैं, आप चैप्टर पढ़ने से पहले लिखें तो वो चैप्टर में आपको क्लिक करती है चीज़ें, वो चीज़ें आप इंपॉर्टेंस दे के पढ़ते हैं। अब जिसने बिग रॉबिन्स पढ़ी है वो भी यही तरीका अपना ले तो ज़्यादा अच्छी बात है कि वो बीच में से इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा नोट करें, क्योंकि उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैंने ऑनेस्टली खुद कभी भी पूरी बिग रॉबिन्स नहीं पढ़ी, टेक्स्ट बुक के तौर पे नहीं पढ़ी। जिसने मीडियम पढ़ी है उसके लिए तो वेल एंड गुड है कि वो इस तरह मेरी तरह लिख लेगा, उसके बाद पढ़ते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो स्टिकी नोट्स लगा लिए, वरना वो भी नहीं ज़रूरत। एंड देन एंड में जब उसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे टॉपिक्स हैं वो बस फ़ौरन से इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ करते कि आपको याद हो जाता है कि यार ये चीज़ पास्ट पेपर में आई थी, ये मैंने टॉपिक रिवाइज़ करना है, इसको मैं छोड़ सकती हूँ, इसको मैं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ लिया था और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसे रिवाइज़ करूँ। तो आपको देखना ऐसे ऐसे चीज़ें याद होंगी। लोग पूछते हैं कि कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड होते हैं, यार दिस इज़ द वे कि आप इसी तरह से चीज़ों को समझते हो और याद करते हो, बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी किए बगैर आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है। मैं खुद पहले ये करती थी कि मैं पूरा चैप्टर पागलों की तरह रट्टा मारती जाती थी। रट्टा मारने से बता दी कि ऑफकोर्स आप समझते ज़रूर हो चीज़ों को, लेकिन बाद में मैं कोशिश करती सब कुछ मुझे याद हो जाए। यार दिस इज़ नॉट द लेवल कि आप हर लाइन याद करो, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ये समझते हैं, बट आप हर लाइन याद करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यू वॉन्ट टू हैव द कॉन्सेप्ट एंड देन आगे चलो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखो, लाइन बाय लाइन देखो, उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो, बाकी आगे चलो। इस तरह ही पढ़ेंगे तो ये याद होती है स्पेशल पैथो, ठीक है। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को अभी भी कोई मसला होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी, मैं अलग से वीडियो में सिलेबस की गाइडलाइन इसकी दे दूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।